अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन और आप देख रहे हैं सिटी एट 10। अना यूसुफ उमूमी तौर पर यहाँ पर मौजूद होती हैं, लेकिन अपने कुछ निजी मसरूफियात के बायस वो कुछ दिन तक हमारे साथ नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर मौजूद हैं इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपकी सुबह खुशगवार रहे जिस तरह हर रोज़ होती है। और अहलियाने लाहौर को ये भी साथ साथ बताना बहुत ज़रूरी है कि ठंडी हवा आज सुबह में चल रही थी, जिसके बाद यूँ लगा था कि सर्दी वापस आ गई है। मौसम खुशगवार है, लेकिन इसमें जो थोड़ी सी फिक्र करने की बात है वो ये है कि आलूदगी बढ़ चुकी है और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर अब तीसरे नंबर पर मौजूद है। तो एहतियात करनी है, फेस मास्क का इस्तेमाल करना है और टेम्परेचर भी आपको बता दिया जाए 16 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है अभी तक के मुताबिक। खैर, हम चलेंगे अपने प्रोग्राम की तरफ, बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज की टॉप स्टोरीज के हवाले से आपको बताएंगे। गुर्दों और जिगर का इलाज मुफ्त, गरीबों के लिए फंड कायम। पतंगबाजों ने कानून का बो काटा कर दिया, डोर फिरने से नौजवान जख्मी हो गया। जेल भरो तहरीक के लिए खवातीन का हल्फ, इमरान खान आज हाई कोर्ट में पेश होंगे। ड्रग डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, तलबा की स्क्रीनिंग का टास्क भी मिल गया। तो टॉप स्टोरीज तो आपने जान ली, लेकिन इन पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिफ्रा और अली साही। आई वेलकम यू टू और अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। थैंक यू। तो आपने भी देखा जो मैंने आज टॉप स्टोरीज शेयर की हैं। सबसे पहले तो खुशाइन खबर ये है कि PKLI में अब जो गरीब लोग हैं उनको 50% तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा। और इसके अलावा जो हम उसमें बेहतरी देख रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर मौजूद थे, उनको ब्रीफ किया गया हेल्थ के बारे में, जो इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे उसके बारे में। आप कैसे देखते हैं इतने खुशाइंद इक़दाम को? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वही इंस्टीट्यूट है जिसको आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने और जिनको हेड बनाया था इससे पहले मुस्लिम लीग नवाज़ ने, उनको किस तरह यहाँ से निकाला गया उन डॉक्टर साहब को। और इस इंस्टीट्यूट को बनाने का मकसद क्या था कि अगर आपके किडनी का इशू है, उसकी पैवंदकारी है, या फिर लीवर ट्रांसप्लांट का मसला है, तो ये महंगे तरीन इलाज हैं। और बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो भारत जाते थे यहाँ से और भारी भरकम रकूम के साथ उनको भारत में जाना पड़ता था अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। आपकी माजी की गवर्नमेंट ने, जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, उस वक्त ये इंस्टीट्यूट बनाया गया ताकि गरीब और मुस्तहिक और चाहे अगर कोई अफोर्ड भी कर सकता है तो उनको इलाज मुआवजे की सहूलियात यहीं लाहौर की सतह पे दी जा सकें, उनको बैरून ममालिक में ना जाना पड़े जो भारी भरकम रकूम लेके जाते हैं। लेकिन माजी की गवर्नमेंट बिलखसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस तरफ तवज्जो ना दी और इसको बंद किया। अल्टीमेटली यहाँ इलाज मुआवजा ना हुआ। अब ये खुश आइंद बात है कि मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं और निगरान वज़ीर आला हैं, उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास होता है, उसमें ब्रीफिंग दी जाती है और वही डॉक्टर जिनको उस वक्त निकाला गया था आज दोबारा वो आए हैं। और ये मैं बताऊं कि जिन लोगों को जिन लोगों को लिवर और किडनी के लिए ट्रीटमेंट चाहिए, ये उनके लिए खुश आइंद बात है कि वो डॉक्टर सईद साहब दोबारा आ गए हैं और उन्होंने इसको रन करना है। इसमें क्या है कि महंगा इलाज है और उसमें गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि आपको सस्ती सहूलियात देगी, सस्ता इलाज मुआवजा होगा कि आपके लिए गरीब फंड जो है उसका क्याम जो है अमल में लाया जाएगा। जब वो फंड्स मिलेंगे तो लाखों रुपए जो लाख 50-60 लाख रुपए जो भारत में जाकर आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता था, आज यहाँ पे चंद जो हज़ार रुपए में आप यहाँ करवा सकेंगे। तो मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट और आपकी जो विफाकी गवर्नमेंट है, इसको आगे लेकर चलेगी और इस प्रोजेक्ट को आगे पाया तकमील तक पहुँचाएगी तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फ़ायदा होगा। देखें, लीवर और जो किडनी है इसका क्या इशू है कि हमारे यहाँ आलूदा पानी तो है, हेपेटाइटिस या इस तरह की बीमारियाँ तो हमारे यहाँ मौजूद हैं, तो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए अगर हमारे पास अच्छा इंस्टीट्यूट आ जाएगा और विफाक की या पंजाब गवर्नमेंट की सरपरस्ती में चलेगा और हुकूमत उसको चलाएगी, तो बहुत सारे ऐसे गरीब और मतवसत तबका से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनको बहुत सारी नहीं, वो इसमें बहुत सारे अमीर लोग जो हैं वो भी इसको बड़ा फ़ायदा होगा। जब आपका एक डिपार्टमेंट चल रहा होता है उससे बहुत ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। और देखने वाली बात यह है कि हमारी जो साबिक़ गवर्नमेंट थी उसकी जानब से बाकायदा तौर पे अनाउंस किया गया था कि हेल्थ पे वो फोकस करेंगे, एजुकेशन पे फोकस करेंगे, लेकिन बदकिस्मती ये सारी चीज़ें उसके उल्ट हुई कि एजुकेशन का भी बेड़ा गर्क हो गया। हॉस्पिटल्स में जो फ्री अद्वियात मिलती थी कैंसर के लोगों के लिए
अली, मैं आपको बताऊं कि ये खुद में ही एक बहुत बड़ा अलमिया बन गया था। जो सेहत प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, बज़ाहिर वो फैसिलिटेट करा था, लेकिन उसके पीछे के हकायक भी अगर आवाम जान जाए तो हैरान परेशान रहे। मनीज़े, मैं खुद इस चीज़ से गुजरा हूँ और पिछले वीक में ही मेरे एक बड़े करीबी अजीज़ थे, उनकी ये जिगर का होना था ट्रांसप्लांट। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स को अप्रोच किया, पैसे का हमने कहा जी हम पैसे का कोई इशू नहीं, लेकिन कोई बंदा इस बात पे हाथ ही नहीं डाल रहा था कि हम ट्रांसप्लांट करते हैं। उनकी डेथ हो गई लास्ट वीक। इससे पहले मेरे 2 कज़न थे, उनके इंडिया से होके वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई वो भी। लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान में ऐसी सहूलियात मिलें और लोगों को बर वक्त इलाज मुआवजा मिले तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी बच जाए। और दूसरी बात जो हम कर रहे थे कि जिस तरह वो पिछली गवर्नमेंट ने PKLI का हाल किया और उसको बिल्कुल हर चीज़ रुक के रह गई। कोई भी अदारा हो, किसी भी गवर्नमेंट ने बनाया हो, उसको अपना समझना चाहिए। हमारे मुल्क का काम है, हमारे मुल्क के इंस्टीट्यूट हैं, हमारे मुल्क के हॉस्पिटल हैं और हमारे लिए हैं, आपके लिए हैं, मेरे लिए हैं। इसमें कोई सियासी चीज़ तो आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये इदारे जो आवाम को सेहत प्रोवाइड करते हैं, जो आवाम की हेल्थ को इंश्योर करते हैं, उनको कम से कम सियासत से पाक रखना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी अगर आप देखें वहाँ पर उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हाल हुआ PKLI का, तो वो तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं जो अब हमारे व्यूअर्स हैं अहलियाने लाहौर, अब दे कैन ट्रस्ट एंड दे कैन गो बैक अगेन फॉर देयर ट्रीटमेंट। बेसिकली हुआ ये है कि अनफॉर्चुनेटली पिछली गवर्नमेंट जो थी चोई परवेज़ लाई की, उन्होंने हर चीज़ का फोकस किया गुजरात पे और मंडी बहाउद्दीन पे, और बाकी पंजाब को अपना सूबा समझा ही नहीं। उनके लिए सारा कुछ जो था, तमाम प्रायोरिटीज़, तमाम फंड्स, तमाम चीज़ें जो थी वो गुजरात और मंडी के लिए थी। और जो मैडम यास्मीन थी, आपको भी तवक्को थी, मुझे भी तवक्को थी कि एक खुद इतनी सीनियर डॉक्टर हैं, इतना बड़ा नाम है महकमा सेहत में, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि वो हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगी। हो सकता है उन्होंने अपने तौर पे कुछ बेहतर किया हो, लेकिन आवाम को तो कुछ उसमें कोई ऐसे समरात नज़र नहीं आए। हम जहाँ भी गए, हॉस्पिटल्स में चले जाएँ बुरे हालात हैं, उस वहाँ पे दिल के हॉस्पिटल में चले जाएँ, वहाँ पे इतनी लंबी लाइनें हैं, इतने बुरे हालात हैं, आपकी सोच है। शहबाज शरीफ ज़्यादा कंसर्न इसलिए हैं कि चूँकि ये सारे मंसूबे उनके अपने शुरू किए हुए हैं। निगरान सेटअप ने तो जो करना है वो तो कर ही रहा है, वो तो इनकी चीज़ों को मेंटेन कर सकता है, नए इनिशिएटिव तो नहीं ले सकता। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर इन चीज़ों को जो पहले से मौजूद हैं उनको अच्छे तरीके से रन किया जाए, गरीबों को फैसिलिटेट किया जाए, अमीरों के लिए वो भी इलाज मौजूद हो उन्हीं हॉस्पिटल में, तो ये एक बड़ी खुशहाली बात है। मैं अगर माजी में देखूँ तो जो यही अस्पताल हैं, सर्विसेज अस्पताल देख लें, PIC देख लें, जो बड़े बड़े नामवर जना हॉस्पिटल हो गया, ये तमाम इंस्टीट्यूट्स तब और अब का अगर आप मवाजना करें तो निगरान वज़ीर आला पंजाब आए रोज़ मीटिंग्स करते हैं, टीम्स बुलाते हैं हेल्थ को इंश्योर करने के लिए और वहाँ पर आने वाले मरीजों के लिए तमाम सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर अगर ये मीटिंग इसी तरह जारी और सारी रहती हैं तो हम बेहतरी देख सकते हैं। लेकिन शायद आपने जिक्र किया था हेपेटाइटिस का, और जो मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म की और निगरान वज़ीर आला की, उसमें भी आपने ये देखा होगा कि हेपेटाइटिस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम वापस PKLI की तरफ आ गया। तो इसके किस तरह के नताइज अब सामने आएंगे? देखिए, मैं उसी तरफ पहले जो बात कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना इवन टेस्ट भी नहीं करवा सकते। आपकी जो लेबॉर्ट्रीज हैं प्राइवेट सतह पे जाएं तो आप टेस्ट भी नहीं करवा सकते। अगर खुदा न खास्ता आपके हेपेटाइटिस कोई भी उसमें स्टेज आपकी जो है उसमें डायग्नोज होती है, अगर इस सतह पे टेस्ट हो जाएं और फिर उसका आपका ट्रीटमेंट जो आप चलता है 1 साल या 2 साल के लिए चलता है, वो महंगे दामों मेडिसिन हैं, वो अगर गवर्नमेंट की सतह पे टेक ओवर कर ली जाएं और अद्वियात गवर्नमेंट दे तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतरी आ जाएगी। देखें, आमतौर पर तासुर ये होता है कि निगरान जो सेटअप होता है उसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है, इलेक्शन की निगरानी करवाना होता है। लेकिन यहाँ सूरत हाल आप देखें उसके बरक्स आपको नज़र आ रही है। यहाँ तो आप पब्लिक की बात कर रहे हैं, यहाँ आवाम की फलाह की बात कर रहे हैं, यहाँ आवाम के हॉस्पिटल्स की बात की जा रही है, तालीम की बात की जा रही है कि हॉस्पिटल्स में जो लोग जा रहे हैं उनको किस तरह ट्रीटमेंट मिलना है। सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं हो रही। जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तरफ आएगा तो पंजाब गवर्नमेंट उनको ज़रूर अपनी जितनी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेगी, लेकिन जो थोड़ी देर के लिए सेटअप आए और वो भी आवाम की फलाह की बात की जाए और आवाम को मुस्तकबिल को देखा जाए, तो ये देखने वाली बात है। जिस तरह साई साहब जिक्र कर रहे थे कि परवेज इलाही साहब जब वजीर आला थे तो उन्होंने गुजरात की तरफ ही सारा कुछ रखा, और अगर निगरान सेटअप में भी वही हालात हो जाएं तो फिर तो हर चीज़ सियासत की नज़र हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट भी मुश्किल है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरफ राग़िब नहीं होते, जो अपनी इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। बुखार होगा आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएंगे, फ्लू होगा, इस तरह की वायरल कोई इन्फेक्शन होगा आप ज़रूर जाएंगे,
लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसको डायग्नोज आपके सिर्फ लेबॉर्ट्री की सतह पे किया जा सकता है या डॉक्टर्स ही उसको डायग्नोज कर सकता है, तो ऐसे में टेस्ट करवाने के लिए अगर PKLI को आप टोटल ऑपरेशनल करें और लोग आराम से वहाँ जाएं और उनको ट्रीटमेंट मिले, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा लोगों के लिए कोई और चीज़ नहीं हो सकती, गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। आपने PIC का जिक्र किया, शायद आपका कभी जाना हुआ, मेरा कई दफ़ा जाना हुआ है। हाँ जी। आप देखें वहाँ व्हील चेयर्स पर लोग बैठे होते हैं जिनको ट्रिप्स लगी होती है, लेकिन फ्रेंड्स ऑफ PIC जब प्रोजेक्ट आया, एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनाया गया आपके प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ज़रिए। वहाँ पे ICU देखें, CCU देखें, को इस तरह बनाया गया है कि लोगों को वहाँ ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसी तरह मेरे ख्याल में प्राइवेट लोगों को या मुखैर हजरात को मिला के अगर गवर्नमेंट आगे चलेगी और अपने फंड्स को मुख्तस करेगी, असल होता है कि फंड्स मुख्तस हो जाते हैं लेकिन वो यूटिलाइज नहीं होते। एग्जैक्टली लेकिन अभी एक जो बेहतर चीज़ हमने देखी वो ये कि जिनको मुफ्त इलाज किया जाएगा उनके लिए फंड्स का एक डिपार्टमेंट बनेगा जो कि इस चीज़ का तयन करेगा कि वो कौन से मुस्तहिक मरीज हैं जिनके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट होगी। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है और सिप्रा साहब की बात भी ठीक है। मैं बल्कि पिछले दिनों गया था PIC में, तो मैंने तो तौबा कर ली थी कि इतनी सफोकेशन, और पेशेंट पहले ही दिल का मरीज़ है, उसको तो पहले ही प्रॉपर एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें उसका ट्रीटमेंट होना है, तो वहाँ पे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इतना रश था। मेरा ख्याल है चोई साहब की बात कर रहे थे, चोई परवेज लाई साहब को ये सोचना चाहिए कि पूरे पंजाब से नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर में इलाज के लिए आते हैं, तो यहाँ पे मजीद हॉस्पिटल्स की जरूरत है। तो मैं यही कह सकती हूँ कि हम दुआ करते हैं कि लोगों को अस्पतालों का मुंह ना देखना पड़े और इस तरह के हालात ही पैदा ना हो कि अस्पताल जाना पड़े। अपने लिए खुद ख्याल करने की ज़रूरत है हमें। आप देख रहे हैं इस वक्त सुबह अपनी नाश्ते की टेबल पर होंगे या ऑफिस में होंगे, तो बेहतर यही है कि ईट हेल्दी, ताकि आपको अपने लिए खुद अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए तरीके पता हो सकें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और अभी हम चलते हैं ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और फिर आपके साथ मज़ीद बात करेंगे। आप साथ रहें। तो अब हुआ ये है, जैसे जैसे बाहर आ रही है, बाहर की इंटीमेशन हो रही है, हम ये देखते हैं कि लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी करनी शुरू कर दी है। बाहर आती है तो जो नौजवान हैं, हमारी नौजवान नस्ल की तादाद तो खैर बहुत ही ज़्यादा है और अमूमी तौर पर ज़्यादा पाए जा रहे हैं सोसाइटी में। तो ये जो नौजवान हैं पतंगबाजी की तरफ आ गए हैं। कुछ ख्याल करें, बाहर आई है, आप कोई और अपने एंगेजमेंट्स रख लें, लेकिन हम देख रहे हैं कि पतंगबाजी का रुझान एक मरतबा फिर से बढ़ता चला जा रहा है, ख़ासतौर पर अंदरून लाहौर की तरफ के कल्चर जो है अभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मुगलपुरा में, जहाँ पर एक 27 साला नौजवान जो कि मोटरसाइकिल पर जा रहा था, उसको डोर ने मुतासर किया, उसकी नाक पर ज़ख़म आए हैं, उसके हाथ पर ज़ख़म आए हैं। तो मेरे साथ शाहिद साहब मौजूद हैं और अली साहब मौजूद हैं, दोनों हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं। शाहिद, आपको क्या लगता है कि क्यों इसको अभी तक रोका नहीं गया? क्यों अभी तक पतंगबाजी क्यों चल रही है? क्यों इन नौजवानों को रोका नहीं जा रहा? क्यों कोई दफ़ा इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही है, कानून का नफाज नहीं किया जा रहा ताकि ये रोका जा सके? इनको पुलिस कहाँ है? ये दिफात पे क्यों नहीं अमल दरामद होता है, इस पर तो साइद साहब रोशनी डालेंगे कि पुलिस कानून पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाती। मैं बताता हूँ, 2-3 दिन पहले साफ़ियों की मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर आला से। अच्छा। उसमें क्वेश्चन रेज हुआ कि फरवरी में चूंकि आमतौर पर बसंत का हमेशा आता है कि बसंत होगी नहीं होगी, तो उनकी जानिब से बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया कि बसंत नहीं होगी और किसी जगह पे अगर पतंगबाजी होगी तो पुलिस को उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अच्छा। कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ ये अलमिया है कि लाहौर में जैसे ही मौसम सरमा थोड़ा सा, जिस तरह आपने बाहर का जिक्र किया कि बाहर की तरफ हम लोग जाते हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। और क्योंकि फरवरी साल से बसंत जो है लोग मनाते थे, लेकिन इमलाक को नुकसान होना, इंसानी जानों का नुकसान होना, उसको आपने पाबंदी लगा दी। अब क्या है कि मैं तो बसंत के हक में हूँ माजरत के साथ, लेकिन उस वक्त नहीं कि किसी के घर में क़यामत सुगरा को बर्पा किया जाए। आपके साथ बैठ के ना किस तरह की बात कर रहे हैं। मैं किसी का खुदा न खासा किसी के घर में क़यामत सुगरा बर्पा हो उसके हक में नहीं हूँ। इस हक में ज़रूर को बसंत हो, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एक रात के लिए कर लें, आप मैयज लें, कोई जो भी आपने लेने हैं कि उसकी वजह से उसकी ये सिप्रा साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कई दफा पहले हुआ है। अच्छा नहीं सिप्रा साहब, मैं भी आपको नहीं बात अच्छा आप करें, आप ये देखें, मुत्तफिक होना या आप ना होना ये आपका हक है, हर बंदे की अपनी तजवीज़ होती है। मुगलपुरा में इंसिडेंट हुआ है, क्या होगा? सर डीएसपी सस्पेंड कर देगा। आपने पता है क्या करना है? आपने बसंत
को सेलिब्रेट करना है ना, एक फेस्टिविटी एंजॉय करनी है, आप फूल लेके अली के घर चले जाएं। ऐसा हो नहीं सकता। पिंक को एंजॉय करें। आपने क्यों जिस वक्त अली घर जाता है मैं सो जाता हूँ वॉलीबॉल। अच्छा, अब क्या है कि मुगलपुरा में जो इंसिडेंट हुआ नहीं होना चाहिए, अफसोसनाक वाकया है। इस पे क्या होगा, डीएसपी को आप मुअत्तल कर देंगे, माजी में होता रहा, आप एसएचओ को मुअत्तल कर देंगे, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है इसमें जो मुअत्तल होना है मैं इसको सजा ही नहीं समझता। आप इधर से मुअत्तल होंगे और दूसरी तरफ आपको जाके लगा दिया जाएगा, आपकी तैनाती अमल में लाई जाएगी, फायदा नहीं है। देखें, जजा सजा जब तक नहीं होगी इस तरह के मामला चलते रहेंगे। लेकिन अब देखें कि पिछले 1.5-2 माह में ये एक इंसिडेंट हुआ ये जख्मी होने का, इससे पहले एक मौत हुई थी साई साहब इकबाल टाउन में, जिसपे उनके इनके पुलिस ऑफिसर जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद काफी देर तक ये मामला रुका रहा, पतंगबाजी रुक गई, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ चीजें ऐसी मिली, शायद वो मुल्जिम पकड़े भी गए थे, बाप बेटा जो है पकड़े भी गए थे। तो मेरे ख्याल में अगर इसी तरह लोगों को सामने लाया जाए कि आपने ये कानून की वायलेशन की है, खिलाफ वर्जी की है, उसकी बुनियाद पर जजा सजा का अमल शुरू हो, नहीं होता। पुलिस चलान पेश करती है, अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, पुलिस कमजोर चलान पेश करती है, असल इशू ये होता है तो उसकी वजह से ये हिस्ट्री में पहला हुआ था कि वो एसपी आफ्ताब फुल्लरवान थे, उन्होंने ये सारा मामला ट्रेस किया था और उस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, 2 बंदे भी पकड़े गए थे। इससे पहले दर्जनों ऐसे वाकयात हुए थे जिसमें डेथ्स हुई थी, बंदे जख्मी हुए थे, लेकिन उसमें बंदा पकड़ा ही नहीं जाता। अब पुलिस क्या करती है, सिपरा साहब का मेरा इस पे बड़ा यहाँ तनाज़ा रहता है। आप चूँकि पहला प्रोग्राम कर रही हैं तो फिर इस पे आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। सिपरा साहब इस बात पे कहते हैं कि लेस्को की टीमें भी जो हैं वो भी मुतहरक थीं, उनका स्क्वाड बनाया गया था, वो पेट्रोलिंग करेंगी, वो लोगों को देखेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है इनकी टीमें तो रुक गई हैं। अब पुलिस पे बात करते हैं, चूंकि बात आती है पुलिस पे जी, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराती, जिम्मेदारी पुलिस की, लेस्को की टीमों ने तो रुकना ही था। नहीं, सोसाइटी की भी, मैं चाहूंगी आपने तो अपनी बात का जवाब खुद ही पेश कर दिया कि आप करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं भी करना, इसलिए अब अली आप बताएं कि कार्रवाई क्या करेगी। अच्छा, यही पुलिस अब क्या करती है कि पुलिस का एक तो जो हमारे जहनों में एक इमेज बना हुआ है कि जिस बंदे को पकड़ा, मामूली पैसे लिए, आपने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन किया, सिपरा साहब ने किया, उसको रिलीफ दिया, छोड़ दिया, करने पड़ते हैं जी, सोसाइटी है, क्या रहते हैं इसी मुआशरे। अभी आप कह रही थी ब्रेक में तो करने पड़ते हैं। अच्छा, बात यह है कि अब क्या पुलिस क्या करे। पुलिस ने ये किया है कि पिछले आईजी जो गए थे राव सरदार साहब, उससे पिछले आईजी, इन दोनों की जानब से समरीज गवर्नमेंट को भेजी गई थी कि जो पतंगबाजी है इस पे सज़ाएँ बढ़ाई जाएँ, जुर्माने बढ़ाए जाएँ, जो डोर बनाने वाले लोग हैं, जो पतंग बनाने वाले लोग हैं, पतंग उड़ाने वाले लोग हैं, उस पे अगर उसके बाद ज़ख्मी किसी की पतंगबाजी से कोई बंदा हो रहा है। मेरे से रहा नहीं जा रहा आपकी बात पर, एक बात मुझे बहुत शिद्दत से आ रही है। आपने सज़ाएँ बढ़ाने और सज़ाओं की बात की है, तो आज इमरान खान ने भी पेश होना है लाहौर हाई कोर्ट में, इस पर भी करेंगे बात। लेकिन आप, आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक, काइट फ्लाइंग पर कितनी सज़ा है और पुलिस को क्या पनिशमेंट हो सकती है अगर उस इलाके में काइट फ्लाइंग की जा रही है। अच्छा, वो ये तो खुद साख्ता उन्होंने अपनी एक सज़ा बनाई हुई है कि एसएचओज़ को, जो भी सीसीपी होते हैं, उन्होंने एक बाकायदा रखा है कि भैया रखे हुए हैं जी कि अगर कोई किसी एसएचओ के एरिया में पतंगबाजी हो रही है तो वो सस्पेंड होगा। अच्छा, ये तो उसकी सज़ा हो गई। अब जो ये तो जो काइट फ्लाइंग है, इस तरह ना करें, उस पर बात करते हैं। तो उस पर जो समरी रिसेंट भेजी गई थी वो 1 साल से लेके 5 साल तक थी, जुर्माना 5 लाख तक था। लेकिन ये करवाना गवर्नमेंट ने है, गवर्नमेंट कानून बनाएगी तो उसके बाद सजाओं पे अमल दरामद होगा। अभी तक तो कोई सजा नहीं, पकड़ते हैं, सुबह छोड़ देते हैं, सुबह छोड़ देते हैं, रात को पकड़ते हैं। यही है कि डंडे शंडे। मैं तो इसमें टोटल फेलियर पुलिस का समझता हूँ। बिल्कुल, इनको ड्रोन कैमरास मिले, इन्होंने उस वक्त मॉनिटरिंग शुरू की जब ये केसेस बड़े थे, जब ज़्यादा पतंगबाजी हुई थी। उस वक्त टीम्स जो हैं वो सीढ़ियाँ लेके फिर रही होती, गली मोहल्ले में पुलिस वाले जाके पकड़ते थे नौजवानों को। मुझे बताएं, रात को पतंगबाजी हुई, डोर गिरी, उसकी वजह से अफसोस के बाद सिक्योरिटी थे, हौसला करो, 1000 बना तो आपने वहां पे लगाया, थोड़ा हौसला तो करो, गल तो कर लेने दो। अच्छा, आपको काइट फ्लाइंग की इजाजत फिर भी नहीं मिलेगी, ना मिले। अच्छा, मैं वैसे आपको बताऊं, मैं उड़ाता भी नहीं हूँ, मुझे कोई शौक भी नहीं है। लेकिन एक फेस्टिवल अच्छा होता है जो हमने देखा यूनिवर्सिटी में, जब हम लोग आए थे उस वक्त होता था लाहौर में, पतंगबाजी होती तो एक इतना बड़ा फेस्टिवल होता था कि लोग एंजॉय करते थे। मैं तो उस पे आ रहा था, उस वजह से कह रहा था। अच्छा, अब बात यह है कि आप उड़ने ही ना दें, ये तो कह रहे हैं ना कि कानून आएगा, ये जजा सजा गवर्नमेंट ने करना है, आप उड़ने ही ना दें। पुलिस का काम है ना कि किसी जगह पतंगबाजी होने ही ना दे।
होता तो ये है ना, इन लोगों को तो ये तो पता होता है कि किस इलाके में कौन सा मोटरसाइकिल चोर गैंग एक्टिव है, कौन सी कार कौन चोरी करता है, किस तरह डकैती किस जगह पे होती है, कौन सी, सब पता होता है पुलिस को। हाँ क्यों नहीं पता होता, साई साहब से पूछें, सब पता होता है। पता होता है। तो पुलिस को क्या इल्म होता है वारदात से पहले? नहीं, वारदात से पहले का तो नहीं पता, लेकिन एरियाज पता होता है। मैं आपको बताता हूँ, जब SHO किसी भी जगह पे आता है तो उसको पहले 2-4 दिन में हर चीज़ का पता होता है कि फलां जगह पे जुआ हो रहा है, फलां जगह पे 2 नंबरी हो रही है, फलां जगह पे फलां काम होता है। ये सारा इनके थाने में लगने से पहले उसका एक वेटेज होता है कि किस थाने में हमने लगना है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ होती है, एक पूरा सिस्टम होता है। जो आने वाला SHO होता है उसको पता होता है कि किस थाने में क्यों जा रहा हूँ, सिफारिश की बुनियाद पे क्यों जा रहा हूँ। अगर आपने सर्व करना है तो आपको किसी जगह पे लगा दें, आप सर्व करें ना पब्लिक को, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि बड़े थाने में लगा जाए। बड़ा थाना कौन सा है वो आप खुद समझ लें कि बड़ा थाना नहीं, आप बताएं ना, पब्लिक को बताएं। जहाँ से इनकम ज्यादा आएगी, जहाँ से आपको मंथली ज्यादा आएगी, वो बड़ा थाना है। वहाँ पे आपको पता है। ऐसे में फिर कानून क्या करेगा? देखो ना, वो खुद कह रहे हैं कि कानून रास्ता क्या करेगा, कानून रास्ता बनाता है, कानून को रास्ता इन लोगों ने दिखाना है। लिखकर कुछ चीज ले जाएंगे कानून के सामने तो रास्ता निकलेगा। लेकिन अली और शाहिद, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमें लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको एटलीस्ट इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि लोग जो अपने घरों से बाहर जा रहे हैं वो किसी के अजीज़ हैं, किसी के प्यारे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, कुछ स्कूल गोइंग हैं, सुबह सुबह अपने रोज़गार की तलाश के लिए घर से निकलते हैं। तो जो लोग पतंगबाजी कर रहे हैं, काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, उनको इस बात का इदराक होना चाहिए, इस बात की सेंस होनी चाहिए कि ये कितना खौफनाक अमल है, इससे किसी की जान भी जा सकती है। तो इस तरह के जो अमाल हैं उनसे गुरेज करना चाहिए ताकि आप दूसरों की ज़िंदगी को भी खुशगवार रहने दें और अपनी को भी खुशगवार रहने दें। अभी चलते हैं ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे इमरान खान की, क्योंकि उन्होंने आज लाहौर हाईकोर्ट में पेश होना है। आप साथ रहिए। अली, मैं चाहूंगी कि आप बताएं, इमरान खान ने अब से पहले भी उन्हें बारहा बुलाया गया, कभी कहा गया वीडियो लिंक पर आ जाते हैं, कभी कहा गया तबीयत नासाज है, कभी कहा गया सिक्योरिटी के मामलात हैं, आज तमाम मामलात को इंश्योर कर दिया गया है। तो क्या खान साहब आएंगे? मुनीजे, पहले तो मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मैं कल अपने आबाई इलाके में गया था डस्का में। वहाँ पे बिल्कुल जो कंटेनर पे इनके साथ बंदा खड़ा था जिसको फायर लगे थे और शदीद ज़ख्मी था, वो वहाँ पे तकरीर कर रहा था और बिल्कुल पुरसुकून तरीके से खड़ा था, खुद ही चल फिर रहा था, खुद ही अपनी गाड़ी से उतर के डबल कैबिन डाले के ऊपर चढ़ा, उसके ऊपर खड़े होकर उसने तकरीर की है। अच्छा। तो उसका नाम पता नहीं को माहिर था सियालकोट का। तो मैं ये सोच रहा हूँ इनको पता नहीं कौन सी गोलियाँ लगी हैं जो अभी तक वो ठीक नहीं हो रही, उनका असर या बाद में हो रहा है कि वो टांग बिल्कुल दिन ब दिन ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अब आज देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन पिछली जो थी पेशी उस पर तो 2-3 जज साहब ने इनको मौके दिए कि आप आ जाएं, किसी तरीके आ जाएं। पता नहीं कौन सा इनको डर है, किस चीज़ का डर है। 1000-1500 बंदा वहाँ पे पुलिस का तैनात है, कहते हैं इनके अपने डंडा बरदार फोर्स भी मौजूद है, पीछे कोई और भी असला लिए लोग भी बैठे हुए हैं जो इनकी सिक्योरिटी पे मामूर हैं। और क्या इनके लिए फरिश्ते आ जाएं जो इनको उठा के ले जाएं, गायब भी इलम के साथ गायब करके कोर्ट में ले जाएं, कोर्ट से पेश करके? कौन से ये ऐसा सुबह बहुत अच्छा मजाक ऐसा कौन सा मार का सर अंजाम दिया है खान साहब ने जो इतना डर रहे हैं कि घर से निकल के कोर्ट तक नहीं जा सकते, जबकि ये स्टेट की जिम्मेदारी है, वो खुद इनको लेके जा रहे हैं, खुद इनको वापस छोड़ने आएंगे। इनकी टांग में ऐसी खराबी क्या है कि कोर्ट तक भी नहीं जा सकते? सर ये तो फिर अब इमरान खान ये फायर लगने के बाद आप जलसा कर सकते हैं 15-20 दिन बाद। अच्छा। लेकिन अब आप जो है वो कोर्ट तक नहीं जा सकते। खैर जलसे भी वो काफी दिन से नहीं कर रहे, वीडियो लिंक पर ही खिताब कर रहे हैं। शाहिद आप क्या कहेंगे, खवातीन जिन्हों के बारे में ये कहा जा रहा है कि जेल भरो तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं, उनसे रिटर्न में ले लिया गया है, उनसे यकीन दहानी करवा दी गई है कि वो जेल भरो तहरीक में पार्टिसिपेट करेंगी, ऐसा करने की नौबत ही क्यों पेश आई? देखें, जेल भरो तहरीक अगर तारीख में देखा जाए पाकिस्तान में तो माजी में होती भी रही है, लेकिन उस वक्त होती है जब लीडर खुद जाता है, जब लीडर उसको लीड करता है। लीडर अगर स्काइप पे बैठ के या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लीड करेगा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। आप जाए ना कैंप जेल या नजदीक, आपके ये जो है आपकी ये कैंप जेल ही नजदीक पड़ती है साहिब, ये शमा के पास जो है, तो आप जाएं पीछे देखते हैं आवाम कितनी आती है, समझ आ जाएगी। हमाद अजहर साहब साथ होते हैं, उनके हल्के में है, मियां असलम इकबाल साहब साथ होते हैं, उनके हल्के में जेल है। आप खड़े हों तो फिर पता चलेगा। हलफ से थोड़ी होता है, आप लोगों को बाउंड कर रहे हैं, कभी 200 बंदे का हलफ ले लिया, कभी 400 बंदे का हलफ ले, इस तरह थोड़ी तहरीक होती है। तहरीक इस तरह चलती है कि आप उनको लीड करें, आप जेल जाएं,
पीछे लोगों की लाइनें लगी हों, फिरोजपुर रोड ब्लॉक हो, मेट्रो का जो पुल है वो वहाँ पे लोग ही लोग नजर आए कि हमने जेल में जाना है, जेल भरो। नहीं, आपको जेल जाने का सिपरा साहब इनको शौक है ना, हाई कोर्ट में ना पेश हों, जेल चले जाएंगे, जेल चले जाएंगे। नहीं, और अगर जाते भी हैं तो फिर अपना पैगाम देना, जाते जाते एक पीटीसी देते जाए ना, और कहें कि मैंने बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जेल भरो तहरीक। बगैर जुर्म के, बगैर किसी इल्जाम के, बगैर FIR के तो आपको जेल में लेंगे नहीं। बिल्कुल। अब आप जाना चाहते हैं जेल, आपको बड़ा शौक है, तो आप ये वाला आज करें ना, आज ना पेश हों, आपकी बेल खारिज। अभी हमें एक ब्रेक पर जाना है, वापस आएंगे, इसी पर करेंगे बात, और वापस जब आएंगे तो फिर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करूंगी खान साहब के हवाले से। जानने के लिए साथ रहिए। वेलकम बैक। और आई डोंट नो व्हाई इमरान खान साहब के जो हैं वो वेरी करते हैं। जब ख़वातीन की बात आती है तो उनके जलसों में हम ख़वातीन की भरमार देखते हैं। जब इमरान खान खिताब करने आते हैं तो वहाँ पर ख़वातीन मौजूद होती हैं, लेकिन जब वही ख़वातीन, मेरा कहने का ये मकसद है कि वही बाशऊर कॉम्पिटेंट ख़वातीन जब फील्ड ड्यूटी ऑफ लाइन में सर्विस कर रही होती हैं, जब रिपोर्टिंग कर रही होती हैं, जब फौज में होती हैं या कोई भी अपना काम कर रही होती हैं, तो फिर वहाँ पर क्यों कहा जाता है कि वहाँ पर मर्द हैं, या हमारे मुआशरे में ख़वातीन को इस तरह से नहीं आना चाहिए। खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया जो कि ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, यू कैन गूगल इट, यू कैन यूट्यूब इट, जहाँ आप देखते हैं इमरान खान साहब कहते हैं कि XYZ खातून सहाफ़ी को वहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन जब हम ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पाते हैं कि जब उनका जलसा होता है या जब जेल भरो तहरीक जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर आप ख़वातीन से गारंटी लेती हैं कि आपने आना है और जेल में जाना है, बगैर किसी जुर्म के आपने आ जाना है, तो वहाँ पर इस तरह का माहौल क्यों पैदा हो जाता है कि जब आप काम करने की बात आती है तो फिर आप कहते हैं कि नहीं करना, और जेल भरने की बारी आती है जब आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका अपना मकसद होता है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है, तो आप कहते हैं कि नहीं, इन्हीं ख़वातीन से हमने जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना है। देखें, इसको तो आप मफाद परस्त कह सकती हैं। जो आपका इंट्रो है इसमें ये बड़ा क्लियर है कि अगर आपके साथ खड़े हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं है। ख़वातीन आपके कंटेनर, आपका पॉइंट आ गया, अब अली का पॉइंट ले लेते हैं। जी अली। देखिए, खान साहब ने हमेशा यू टर्न लिया, यही ख़वातीन उनके साथ जब साथ तो ठीक थी। इसको अपनी ज़ात के लिए यू टर्न कह देते हैं, लेकिन हमारे पास नामवर ख़वातीन भी हैं जिन्होंने इसी फील्ड में अपना नाम बनाया। मुनीज़ा हाशमी हैं, आयशा फारूकी हैं, अरफा सईदा हैं, आसमा शराजी हैं, तो हमारे लिए वो ख़वातीन भी मिसाल हैं जिन्होंने काम किया, अपना नाम बनाया। हमें इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि हौसला शिकनी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अली और शाहिद, आप हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हमारे गेस्ट बने। अभी हमें क्योंकि एक ब्रेक पर जाना है, वापस आएंगे हेडलाइंस के बाद और फिर रहेगा आपका और हमारा साथ। तब तक के लिए we'll be right back after a short break. फैज़ अहमद फैज़, एक अहद, एक दास्तान जो अपने तमाम होने के साथ अमर हो गई। चंद एक ही इस तरह के लोग इस दुनिया में आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, और ये हमारा फैज़ है कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं उनकी सबसे छोटी साहबजादी मुनीज़ा हाशमी और उनके नवासे अली हाशमी। आई वेलकम यू टू एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। मिस मुनीज़ा, आपके बारे में पढ़ा बहुत है, सुना बहुत है, और क्योंकि मैं भी इसी प्रोफेशन से हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और आप भी पहली ब्रॉडकास्टर रहीं। आपने प्रोडक्शन भी की, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न में बहुत लंबा अरसा अपनी खिदमात सर अंजाम दी। ये मेरा इट्स प्लेजर फॉर मी टू सी यू हेयर एंड मीट यू। और अली, थैंक यू अगेन। आप साइकेट्रिस्ट भी हैं और आप राइटर भी हैं, तो आज मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमें देख रहे हैं वो सुबह सुबह बहुत सा फैज़ समेटने जा रहे हैं। तो शुक्रिया। फैज़ जो ट्रस्टी है, आप उसको भी चेयर कर रही हैं, ऐसे ही है? फैज़ फाउंडेशन। फैज़ फाउंडेशन, यस। तो फैज़ मेला भी रहा वीकेंड पर और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ आए, बहुत कुछ सीखने को मिला। ना सिर्फ ये बल्कि दुनिया से वहाँ पर लोग तशरीफ़ लाए और उन्होंने एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, काफ़ी कुछ हेल्दी प्रोग्राम्स किए गए। मैं चाहूँगी उसके बारे में आप हमारे साथ शेयर करें। ये फैज़ फाउंडेशन का ये 7वां फैज़ फेस्टिवल है और ये इंटरनेशनल फेस्टिवल अब तो माशाल्लाह होता चला जा रहा है। इस साल हमारे पास यूके से लोग आए, इंडिया से लोग आए, अमेरिका से लोग आए और पाकिस्तान के हर कोने से लोग आए, और लोगों ने इतने प्यार से, इतने एहतराम से और इतनी इज़्ज़त से इस फेस्टिवल में शिरकत भी की, और कोई किसी किस्म की भी वहाँ पे हमें ये महसूस नहीं हुआ कि शायद बहुत ज़्यादा लोग थे।
अब तो हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि जगह बदले, जगह छोटी हो गई है, लेकिन देखिए दिल बड़ा होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि फैज़ साहब का अपना इदारा है, उन्होंने उसकी संग मीन रखा, अपना संग बुनियाद रखा सॉरी, और वहाँ पे चूँकि उन्होंने ये बिल्डिंग जो है वो देखी नहीं लेकिन डिज़ाइन उन्होंने वगैरह वगैरह, तो इसलिए वहीं होगा इंशाल्लाह। और शायद हम दिन बढ़ा दें, देखते हैं, क्योंकि इस दफ़ा की इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, इतने लोग थे। और जो फैज़ मेला हुआ उसके बारे में अली बताएंगे, जो एक हफ्ता पहले हुआ था। अली उसके बारे में बताएं, वो जो फैज़ अम मेले का इनकाद हुआ था। वो असल में हमारी जो कुछ मजदूर और जो ट्रेड यूनियन जो तहरीकें हैं, अवामी वर्कर्स पार्टी, हकूक़ खल्क मूवमेंट, मजदूर किसान पार्टी, उनमें जो हमारे दोस्त हैं और जो उनके रहनुमा हैं, वो असल में हमेशा से करते चले आ रहे हैं। फैज़ फाउंडेशन कुछ अरसे के लिए थोड़ी सी डॉर्मेंट थी 2008 से पहले कुछ साल के लिए, उसके बाद फिर दोबारा उसको रीएक्टिवेट किया था। उनकी रूह रवां तो यहीं बैठी हुई हैं, लेकिन उन लोगों का कंट्रीब्यूशन, हमारे जो दोस्त हैं जो बाएं बाजू की तंजीमों से जिनका ताल्लुक है, वो लोग तब से, जब से फैज़ साहब का इंतकाल हुआ है, वो तवातुर से वो मेला ऑर्गेनाइज़ करते चले आ रहे हैं। मैं खुद भी अमेरिका में था काफ़ी साल, तो वहाँ पर भी खबरें आती थी, तो वो उनकी काविश हर साल होती है, और वो हम कोशिश करते हैं कि उनको एक ऑल्टरनेट वीकेंड पर रखें, ताकि उनकी जो क्योंकि उनका ताल्लुक, क्योंकि वो सियासी तहरीकें और वो तंजीमें होती हैं, तो उनके कारकुनान और मजदूर वगैरह वहाँ पे वो ज़्यादा आते हैं। ये जो फेस्टिवल है, इसका फोकस ज़रा सकाफ़ती, अदब, मौसीकी, इन चीज़ों से ज़्यादा होता है। कभी कभी ये कहा जाता है कि जी वो मज़दूरों का है, ये अशराफिया का मेला है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो फेस्टिवल होता है उसमें भी 95% से ज़्यादा सेशन जो है वो फ्री ओपन टू द पब्लिक होते हैं। अच्छा। वहाँ पे हम लोग खुद एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं अवामी मेले में, हम उनकी हेल्प भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं, हतुल इम्कान उनके लिए फ़ंड भी रेस करते हैं। तो ये सब फैज़ के नाम पे ये एक मुश्तरका काविश है जो हम सब मिल के करते हैं। बिल्कुल, ये मैं कह सकती हूँ तालीम के शोबे में सदका जारिया है। देखिए फैज़ हमारा बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो ज़ाहिर खून है, और हमारे तो ज़ाहिर बड़े जो भी ख़ानदानी एक रिश्ता है, लेकिन फैज़ दुनिया का है, और फैज़ पाकिस्तान का नाम लेके तो उसको आप पहचानते हैं, तो फैज़ पाकिस्तान की पहचान है। तो अब ऐसा महसूस मुझे होने लगा है कि अब लोगों ने उनको ओन करना शुरू कर दिया। ज़्यादा वक्त था, सियासी वक्त था, कुछ जो भी था, ऊंच नीच थी, लेकिन अब हमारा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है। सब कहते हैं जी फैसलाबाद में आए, सियालकोट में, भाई आप ले जाए ना, कोई हमने उनके ऊपर कोई कॉपीराइट तो नहीं रखी हुई, आप ले जाए, करें और हमें बुलाएं, हम आएंगे। उनकी याद में अगर महफिलों का एहतमाम किया जो मर्जी करें। अब मुल्तान में होने जा रहा है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद कराची में एक फंक्शन हो रहा है, क्योंकि महीना उनकी पैदाइश का है ना, 13 तारीख को उनकी पैदाइश। तो इस हवाले से लोगों ने अब थोड़ा सा इसको बढ़ाना भी शुरू कर दिया है, और मुझे महसूस हो रहा है कि आई थिंक दी ओनरशिप इज नाउ स्टार्टेड। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है, जब मैं गो थ्रू कर रही थी उस इवेंट को, तो मैंने देखा कि हमारे हमसाया मुल्क भारत से भी मेहमान तशरीफ़ लाए थे, और उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। जी। जावेद अख्तर साहब आए थे। जी आए थे, और उनके अलावा 12 लोग और भी आए थे। अमृतसर से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, मुंबई से भी आए हैं, और बेहद मोहब्बत से आए हैं, और इतने एहतराम से आए हैं। और जो उन्होंने अटुल तिवारी साहब जो आए हैं, जो उन्होंने वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी में कहा हमारी, उन्होंने कहा जी बेशक आप पाकिस्तान में मनाते हैं, लेकिन फैज़ को हम हिंदुस्तान में भी मनाते हैं। हम छोटे छोटे शहरों में उनका जिक्र होता है, छोटे छोटे ज़िलों में उनका जिक्र होता है, तो फैज़ हमारा भी उतना है जितना आपका है। तो ये एक बहुत खूबसूरत बात थी करने वाली, क्योंकि और फैज़ मैं समझती हूँ हैज़ बिकम अ ब्रिज, ये पुल बन गया है, और एक मोहब्बत का पुल बन गया, एक अमन का पुल बन गया। तो इसी को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और आपकी किताब कन्वर्सेशन विद माय फादर, जब मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी तो मैंने देखा कि आपके ही जो बच्चे हैं, जिनमें अली हैं और एक और आपके बेटे हैं, उनको पहले बहुत हैरत हुई कि हाउ डिड यू कंप्लीट दिस टास्क, क्यों ऐसा क्या लगा आपको कि ये क्या मुमकिन नहीं हो पाएगा, या क्या वजह थी? असल में मेरा ख्याल इनकी पहली किताब है, और इनका क्योंकि ताल्लुक मीडिया से रहा है, और वो यानी किताब लिखने के मामले तक पहले इन्होंने नहीं कोशिश की, लेकिन माशाल्लाह जितनी पजीराई इस किताब को हुई है, इसके थ्रू यानी फैज़ फाउंडेशन को भी हुई है, और फैज़ साहब का नाम, और उससे हम सबको बहुत फ़ख्र है। अब आपस में कंपटीशन हमारा और बढ़ गया, अब इन्होंने भी किताब लिख दी, अब मैं कोई मीडिया का प्रोग्राम शुरू करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, वो तमाम खतूत जो आपके वालिद ने आपको लिखे, मगर उनका जवाब आप बाद में दे रही हैं, तो वो कौन सा ख़ास कोई ख़त या कोई बात आपके दिल को जो लगती हो, वो भी हमारे साथ शेयर कर लें।
वो दरअसल एक तरह से एक ये काविश कह लें या एक मेरी कोशिश कह लें, ज़ाहिर है कि जब वो हयात थे उस वक्त उनके पास वक्त कुछ कम था, वो बहुत मसरूफ़ भी रहते थे, फिर बाहर बहुत ट्रैवल करते थे, काफ़ी वक्त जेल में भी गुजारा उन्होंने। तो ये मेरे दिल में एक बहुत एक कसक सी रही कि मैंने अपनी वो बातें जो अपने बाप से करनी थी नहीं कर पाई, जिसमें ज़ाहिर है मेरी मसरूफ़ियत फिर आगे चल के हो गई। तो फिर ये ख़्याल आया कि ख़त तो उन्होंने जब लिखे थे तो 40 साल के बाद अब जवाब लिखो, और वो एक बहुत खूबसूरत इसका जो पेशरफ्स है किताब में वो ज़रा निगाह ने लिखा है। और उन्होंने आखिर में 4 जुमले लिखे हैं, वो कुछ इस किस्म के हैं कि मीज़ू कहते हैं मुझे घर पे कि मीज़ू मुझे बिल्कुल आई एम श्योर, मुझे ये यकीन है कि ये ख़त जन्नत में फैज़ साहब तक पहुँच गए होंगे और वो मुस्कुरा रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे और सिगरेट पीते हुए कह रहे हैं कि भी हमारी बेटी तो अब बिल्कुल हम बिल्कुल सही जा रही है, क्योंकि गो के मुझे ये नहीं मालूम कि जन्नत में सिगरेट पीने की इजाज़त है कि नहीं। अच्छा। लेकिन चूंकि वो फैज़ हैं इसलिए उन्हें कोई स्पेशल परमिशन मिल गई होगी। तो ये एक तरह से एक बेटी का मुकालमा है अपने बाप से, जो वो जब हयात थे मैं ना कर सकी, और अब उसका उर्दू तर्जुमा भी तैयार हो चुका है और 1 आध महीने में वो भी आ रहा है। अली, आप गो थ्रू तो करते होंगे उनकी राइटिंग्स को, उनकी पोइट्री को, आपको कोई जो आपको सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब हो? पोइट्री की बात कर रही हैं? मैं सुबह याद कर रहा था, एक किताब आपको सुना देता हूँ। बाएं बाजू और दाएं बाजू के दोनों लोग जिसको सुन के थोड़ा सा हो सकता है नाराज़ हों, लेकिन फैज़ साहब को किताब है, मुझसे नाराज़ ना होइएगा। वो इस तरह से है, हम अपने दौर में गुज़रे जहान गुज़रा से, नज़र में रात लिए दिल में आफताब लिए। हम अपने दौर में गुज़रे जहान गुज़रा से, नज़र में रात लिए दिल में आफताब लिए। हम अपने वक्त पे पहुँचे हजूर यज़दा में, हम अपने वक्त पे पहुँचे हजूर यज़दा में, ज़बां पे हमद लिए हाथ में शराब लिए। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो आपकी अपने वालिद के साथ अटैचमेंट यकीनी तौर पर ज़्यादा होगी क्योंकि आप उनकी छोटी बेटी थी। ये कह सकते हैं, ये ना हो कि मेरी बड़ी बहन नाराज़ हो जाए। हो सकता है बड़ी बहन नाराज़ हो सकती है, लेकिन अभी आप एज ले सकती हैं, वो यहाँ पर नहीं है। ये ज़रूर है कि छोटे होने के नाते मैं कुछ ज़रा सी एक तो चुलबुली थी, आजकल मुझे बदतमीज़ कहते हैं, लेकिन उस वक्त मैं छोटी बच्ची थी। नहीं, आप बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। और चूंकि मेरी कुछ तबीयत इस किस्म की है कि फैज़ साहब ने एक नज़र में इनको डिक्टेटर कहा था। अच्छा, वो नज़र इनके पास है, इन्हीं के बारे में थी। बेटी के बारे में डिक्टेटर का लफ्ज आ जाना, और वैसे ये बेगम के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और मैं उस वक्त सिर्फ 8 साल की थी। अच्छा। तो क्या उन्हें ये पता लग गया कि 8 साल की बच्ची जब बड़ी होगी तो डिक्टेटर बन जाएगी या कुछ? ये बहुत सी ऐसी बातें हैं, ये बहुत से ऐसे सवाल हैं बेटा जो मेरे दिल में हैं, मैं पूछ नहीं पाई। तो यही सवाल मैंने अपनी किताब में भी उठाए हैं कि क्या आपको ये महसूस हुआ, काश के वो होते तो मैं सवालों का जवाब ले लेती, लेकिन अब जब जाएंगे तो पूछेंगे। और आखिरी चैप्टर मेरा यही है किताब में कि आई एम वेटिंग टू कम टू यू एंड आस्क यू द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस जो मैं ज़िंदगी में आपसे पूछ ना पाई। लेकिन इस वक्त जो मैं समझती हूँ कि मैंने अब अपनी इस उम्र में आके थोड़ा सा उनको समझना शुरू किया है, उनको पढ़ना शुरू किया है, तो मुझे महसूस होता है कि वो शख्स जो था वो सिर्फ़ एक बाप नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसने सारी दुनिया के ऊपर इतना अपना असर भी छोड़ा, अपना प्यार भी छोड़ा, अपनी इज़्ज़त भी छोड़ी। तो अगर मुझे वो कुर्बानी देनी पड़ी कि मैं उनसे ज़रा सी पीछे हट गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि और देखिए ना दुनिया में कितने लोग उनसे फैज़ याब हुए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है और ज़रूरी होता है। बहुत कुछ इस तरह का है जो हमें सीखने की ज़रूरत है, और जब हम उन्हें स्टडी करते हैं तो बहुत सी चीज़ों में हमें पता चल जाता है कि फैज़ को बहुत पहले ही उन मामलात का इदराक हो गया था। तो अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और आपसे मज़ीद बात करेंगे और मज़ीद जानने और सीखने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप साथ रहिए। इतनी बड़ी शायरी, इतनी बड़ी शख्सियत, तो आपने कभी अपने दिल में गिला शिकवा तो नहीं किया कि हमें वक्त कम दिया और किताबों को ज़्यादा? किताबों को नहीं, शिकवा किया ज़रूर, दिल में ही रखा और फिर अब वो अपनी किताब में ज़ाहिर किया, लेकिन शिकवा नहीं।
लेकिन और किताबों से उनका इतना ज़्यादा तो था ही था, लेकिन उन्होंने लोगों को बहुत वक्त दिया और वो ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने अपना जो नज़रिया था, जो अपने ख्याल थे, जो अपना तजर्बे थे, उन्होंने लोगों को बांटने थे, बताने थे, और फिर उनका एक इतना ऊंचा एक मकाम हो गया था कि लोग उनकी तरफ देखते थे कि शायद अब ये हमें कोई राय देंगे, कोई हमें बताएंगे। तो लिहाजा ये एक तरह से खुद ही इवॉल्व कर गए वो कि ही बिकेम लार्जर देन लाइफ। अच्छा डॉक्टर अली, आपने अमूमी तौर पर बच्चों की अपने नाना से, अपनी नानी से, दादा दादी से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है और बहुत अच्छा वक्त गुजरता है, तो आपका वक्त कैसा गुजरा उनके साथ? मैं क्योंकि सबसे बड़ा हूँ नवासियों में, तो मैं तकरीबन 16 का भी था जब उनकी वफ़ात हुई थी, तो कुछ यादें तो हैं, लेकिन जैसे अम्मी ने जिक्र कर दिया कि एक तो वो सफ़र में बहुत रहते थे, फिर वो जब तक मैं थोड़ा होशमंदी की उम्र तक पहुंचा तो इतना बड़ा नाम वो थे कि अभी अगर वो कहीं बाहर सोवियत यूनियन या कहीं ट्रैवल कर रहे होते थे, लाहौर वापस आते थे, तो पहले ख़बर आ चुकी होती थी। हालांकि इंटरनेट वगैरह से पहले का ज़माना है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं थी, तो उनके आने से पहले ही लोग जमा होना शुरू हो जाते थे, और उनके साथ इस तरह यानी अकेले बैठ के बात करना तो बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि इतने चाहने वाले उनके होते थे जो हर वक्त मौजूद रहते थे। लेकिन जो वक्त गुजरा वो बड़ा अच्छा गुजरा। कोई कभी कोई शेर व शायरी पे छोटी मोटी बात, कभी इस तरह से करके मेरी क्योंकि उम्र कम थी, तो अब कभी कभी होता है थोड़ा सा कि वक्त ज़्यादा उनके साथ गुजारना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है 14-15 साल की उम्र में इंसान को इतना नहीं होता। और हमारे लिए तो नाना ही थे वो, तो हम ये कहते थे जब आएंगे तो चाइनीज़ खाना खिलाने ले जाएंगे, कोई छोटा मोटा गिफ्ट मिलेगा, इसकी छोटी मोटी चॉकलेट वगैरह। तो बाकी ये कि जब वो लोगों का हजूम होता था तो हम हैरान भी होते थे, और हमें होता था कि ये पता नहीं लोग। वो फिर जब वो उनकी वफ़ात हुई और वो हज़ारों लोगों का एक वो सारा उस तरह से करके, मुझे असल में वो चीज़ ज़्यादा याद रहेगी थी, जो उनकी जो बायोग्राफी मैंने लिखी थी, तो मैंने स्टार्ट उनकी वफ़ात से किया था, क्योंकि उनका वो जो माहौल था उनके जनाजे पे, मैं तो खुद हैरान रह गया था कि ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं अंदाज़ा था। और उसमें फिर इनका भी मैंने लिखा, इन लोगों को कोट किया था, ये लोग भी हैरान थे कि भाई इस कदर लोग थे। ज़ियाउल हक का ज़माना था जबकि लोगों के इकट्ठा होने पर शदीद पाबंदी थी, 84 की बात है, लेकिन हज़ारों लोग हमारे घर में इधर उधर, ये वो 1-1.5 किलोमीटर लंबा। तो उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि वाकई मतलब बहुत बड़े। उससे पहले ज़ाहिर है कि वो तो सिर्फ नाना थे, वो आते थे, एक छोटा मोटा कोई हम बैठते थे, गपशप लगती थी, तो इस तरह की बहुत सारी अच्छी यादें हैं। अच्छा, वैसे मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि अगर शायर से डांट पड़ती है तो क्या डांट भी शायराना होती है या फिर वो सख्त होती है? उस शख्स के बारे में अब इतने साल हो गए उन्हें हमसे बिछड़े हुए, आज तक मैंने दुनिया के हर कोने में, जिसे कहते हैं ना, लोगों से मुलाकात की है। बहुत से लोग, हज़ारों लोगों ने हमसे मिले। आज तक किसी ने जो ये कहा हो कि फैज़ साहब का गुस्सा देखा है या फैज़ साहब की ज़ुबान पे कोई ऐसी बात आई है जिसमें उन्होंने किसी की तज़लील की या ऊंचा बोले, ऐसा हुआ ही नहीं। वो शख्स इतना मध्यम मिजाज था, इतना नरम मिजाज था, उनके हाथ इतने नरम थे, जब मैं हाथ पकड़ती थी उनकी आंखें इतनी चमकदार थीं, इतनी चमकती थी जब मैं उन्हें देखती थी, और उनमें से इतनी खुशबू आती थी जब भी मैं उनको मिलती थी गले। तो उस शख्स में कोई इस किस्म का, मुझे लगता है वो खाना ही खाली था कि डांटना या कुछ करना। मुलाकात भी कम होती थी, ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने बताया वो अखबार में काम करते थे। वो जब आते थे अपना अखबार करके तो हम सुबह स्कूल चले जाते थे, जब हम स्कूल से आते थे तो अखबार के दफ्तर चले जाते थे वगैरह वगैरह, और लोगों के साथ इतना, तो डांटने वाला काम सारा मेरी वालदा करती थी। अच्छा, माशाल्लाह, और ठीक ठाक करती थी। क्या वो भी डिक्टेटर थी? बेहद डिक्टेटर थी। और वो फैज़ को भी अगर किसी ने संभाला है तो उन्होंने ही संभाला था, जो कि फैज़ साहब भी थोड़े से, जिस तरह मैंने कहा, नर्म मिजाजी थी, तो उस तरह से कभी कभी वो थोड़े से आराम से भी हर चीज़, कोई आ रहा है तो बैठ रहा है तो बैठे चला जा रहा है, बैठा हुआ है जा नहीं रहा। तो मेरी वालदा घड़ी देखती थी, आके अपना एस्ट्रे खाली करने शुरू कर दें, तो फैज़ कहते थे, लो भी आई थिंक अब जाने का वक्त आ गया, अब एलिस ने बता दिया कि जाने का वक्त आ गया। तो वो एक तरह से डिसिप्लिनेरियन थी, तो वो सारी डांट वाला काम वहीं से होता था। फैज़ ने, अब्बा ने कभी कोई ऐसी बात की ही नहीं, सिर्फ प्यार, खामोशी, और एक तरह से एक इमेज है उनका मेरे सामने, जो मेरे कमरे में तस्वीर लगी हुई है। रोज़ मैं जहाँ बैठती हूँ मेरे सामने बैठे हुए, तो वो यही मुझे मुस्कुरा के कह रहे होते हैं, सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब ठीक हो जाएगा, हौसला करो, उम्मीद रखो, फिक्र ना करो।
सब ठीक हो जाएगा। आपको उनका कोई शेर याद है? कम, लेकिन एक है जो कि मेरे लिए एक इस वक्त जिस जो कि मुश्किलात हैं हमारी ज़िंदगियों में मुल्क पे, वो मुझे याद आता है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। और ये वो जगह, जिस जगह इन्होंने ये शेर लिखा, साहिवाल के जेल के सेल में, जब मैं उस जगह गई, क्योंकि वहाँ एक अब फैज़ वार्ड बन गया है और वहाँ उनकी तस्वीर लगी हुई हैं और एक तरह से उन्होंने उसको डेडिकेट किया है। और मैं उस जगह खड़ी हुई, उन सलाखों के पीछे खड़ी होकर मैंने सोचा कि ये शख्स जो 2-2.5 साल यहाँ रहा, ये कैसे उसने ये सोचा, कैसे उसके दिल में इस तरह की उम्मीद आई, कैसे ये क्या कमाल का शख्स था। और वो मुस्तकिल उन्होंने अपनी वालदा, मेरी वालदा को भी जो ख़त लिखे, हर ख़त में यही था, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, उम्मीद रखो, कुछ ही दिनों की बात है। तो इस तरह से उनको, यानी ख़ुद तो जो उम्मीद रखते थे, उनको इस तरह से उन्होंने एक तरह से ढारस देते रहते थे। हाँ, मुझे मालूम है कि मुझे होना चाहिए था, लेकिन फ़िक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। वो अगर आप उनके ख़त पढ़ें सलीब मेरी दरीचे में, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये शख्स अजीब ही कुछ शख्स था। डॉक्टर अली, आप एक साइकेट्रिस्ट हैं, तो आप इस बात को किस तरह देखते हैं? क्योंकि जेल का नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, और फिर जब वहाँ रहते हैं तो उनकी ज़हनी कैफियत कुछ किस तरह की होती है, वहाँ से बाहर आकर किस तरह का महसूस हो सकता है, इस बारे में भी कुछ बताएं। और फिर फैज़ उस वक्त में कितने हौसलामंद रहे? जी हाँ, वो खैर आप फैज़ की ज़ुबान से ही सुन सकते हैं। वो जो खतूत का उनका मजमूआ है सलीबे मेरे दरीचे में, तो वो सिलसिलावार खतूत हैं, शुरू होते हैं जब वो जेल गए, उसके बाद वहाँ से फिर वो आगे चलते हैं। उसमें एक दो तीन छोटी छोटी बातें हैं। वो बायोग्राफी मैंने काफ़ी कुछ लिखा था। एक तो ये कि उसमें फैज़ साहब ने खुद ही लिखा है, उनके अल्फाज ही मैं कोट कर रहा हूँ, कि अगर इंसान को इस चीज़ का यकीन हो कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मुझे नाइंसाफ़ी की बुनियाद पे या किसी और बुनियाद पे मुझे किया गया, तो उससे हौसला रहता है। जेल में होना बहरहाल बहुत ही तकलीफ़ दह एक तजर्बा है सबके लिए, क्योंकि एक बुनियादी चीज़ है आज़ादी, इंसान की आज़ादी। आप इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, दरख्तों को देखते हैं, परिंदों को देखते हैं, वो जेल में सब कुछ वो आपसे छीन लिया जाता है। लेकिन अगर आपके दिल में ये हो कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो उससे फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा फिर अगर आप एक जद्दोजहद के तहत, एक अज़म के तहत आप जेल गए हैं कि मैंने इसलिए मुझे जेल की गई है कि जो काम मैं करना चाहता हूँ वो सबकी भलाई में है, लेकिन कुछ लोग उसको रोकना चाहते हैं, तो फिर वो आसानी रहती है। लेकिन मेरा ख्याल ये मुश्किल काम होता है। जहाँ तक साइकाइट्री का ताल्लुक है, साइकाइट्री और साइकोलॉजी के जो उलूम हैं वो असल में फ़लसफ़े से निकले हैं। अच्छा। और एक अंग्रेज़ शायर थे टेनिसन, जिन्होंने कहा था कि बड़ा शायर पहले बड़ा फ़लसफ़ी होता है। तो फैज़ साहब ख़ुद क्योंकि बड़े शायर थे, तो उनका जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, उम्मीद का फ़लसफ़ा है, जो कि उनके खतूत में और उसमें वो सब जगह है, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग आजकल उसको कहते हैं, या उस तरह से करके वो चीज़ तो उसमें कूट के भरी हुई है। मिस मनीज़े, आप आज के लोगों को, आज के यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगी? फैज़ को पढ़ो, समझो, और जो वो तुमसे बात कर रहे हैं उसको अपने दिल में रखो और उस पर अमल करो। अमन, बराबरी, इंसानी हकूक़, ख़वातीन के हकूक़, बच्चों के हकूक़, मुल्क से प्यार, ये सारे पैगाम आपको फैज़ की शायरी में मिले। और डॉक्टर अली, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा कि वो जो शायरी और जो फैज़ ने जो काम किया है, वो एक मरबूत सियासी नज़रिए और जद्दोजहद के तहत किया है। जो अदम मुसावात, मुआशी जो नाहमवारी है, जो बेरोज़गारी है, जो इस किस्म की चीज़ें, अगर उसके ख़िलाफ़ हम काम नहीं करेंगे तो फिर उम्मीद का बरकरार रखना मुश्किल है। अगर इन सब चीज़ों को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बेरोज़गारी ना हो, सबको तालीम हो, सबको सेहत हो, जो कि बुनियादी पैगाम है सोशलिज्म का, ये फैज़ की जो मैसेज है उसका, तो फिर उम्मीद को बरकरार रखना बहुत हद तक आसान होता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अली, और बहुत शुक्रिया मिस मनीज़ा हाशमी, और आप यहाँ पर आए, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ अच्छी बातें शेयर की, सुबह हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी बात बताई। और ये इस बात का इदराक हमें होना चाहिए है कि हौसला हमें नहीं हारना। जैसा कि आपने फैज़ का शेर हमें सुनाया कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, ना काम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मगर हमारी ब्रेक मुख्तसर है, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। और ये हमारा वो सेगमेंट है जो आप सबको बहुत पसंद है, और इस पे हम आपको याद रखे हुए हैं जिनकी आज बर्थडेज हैं, उन सबको सिटी एट 10 की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आप सबसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।